हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 12 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो 2021 और 2022 में शुरू की गई हैं तो उनको एक बार रिवाइज करेंगे। तो एक जिला एक खेल योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और हर एक जिले से एक खेल को चुना जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। अगली है दस्तक अभियान और संभव पोर्टल, ये भी कहाँ से संबंधित है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और जो दस्तक अभियान है इसे संचारी रोगों के रोकथाम के लिए शुरू किया गया था। डॉक्टर से सुनिए पहल, ये भी आपकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसे भी जो है रोगों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया। ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है। और इसमें क्या है कि जो कर्मचारी हैं जो कि सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें जो पेंशन आदि की जो सुविधा मिलती है तो उसे पोर्टल के माध्यम से जो है सारी डॉक्यूमेंट्स जो है उसके माध्यम से वहाँ पर जमा कराए जाएंगे ताकि उन्हें जल्द से जल्द जो पेंशन है वो शुरू की जा सके। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। एक तहसील एक उत्पाद योजना ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इसमें हर एक तहसील पर एक उत्पाद को चुना जाएगा। और जिस तरह से ओडीओपी यानी कि एक जिला एक खेल योजना है उसी की तर्ज पर इसे भी शुरू किया गया। और जो नगर सृजन योजना है ये क्या है, जो नवगठित जो नगरीय निकाय हैं जिनका विस्तार किया गया था तो उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसके लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की गई थी। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शुरू की गई थी। पढ़ाई में उन्हें निःशुल्क, जो मेधावी छात्र हैं अनुसूचित जाति के, उन्हें निःशुल्क पढ़ाई जो है आगे के लिए सरकार उसका पूरा खर्चा वहन करेगी इस योजना के तहत। तो ये कुछ योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राज्य के किस शहर ने खुले में शौच से मुक्त क्षेत्र के तौर पर बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मनरेगा श्रमिक परिवारों को 100 दिन काम देने के मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये देश में किस स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो नीतीश कुमार ये जो है बिहार के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेरेना विलियम्स ने संन्यास का ऐलान किया, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो जो सेरेना विलियम्स हैं ये टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स मारेप को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो पपुआ न्यू गिनी का इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जो विश्व जैव ईंधन दिवस है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जेडएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1000 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजाति पर कौन सी नई किताब प्रकाशित की है। तो फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया ये पुस्तक है जो कि प्रकाशित की गई है, किसकी ओर से ध्यान रखेंगे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जेडएसआई ने ये पुस्तक को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार, ध्यान रखेंगे कौन सा है, वज्र प्रहार 2022 शुरू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व शेर दिवस है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य को 11 साल बाद इंडियन रोड कांग्रेस की मेजबानी मिली है, इसका कार्यक्रम
कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। दोस्तों 11 साल के अंतराल के बाद जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसे IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, इसकी बैठक करने की मेजबानी का मौका मिला है। ठीक, यहाँ से ध्यान रखेंगे कितने साल बाद, तो 11 साल बाद किसकी बैठक है? IRC की। कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में। दोस्तों ये जो बैठक है, ये जो कार्यक्रम है वो 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा और इसमें कौन कौन भाग लेगा? तो अमेरिका है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, सिंगापुर है और इसके साथ ही देश के सभी राज्य के जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें भाग लेंगे। अब दोस्तों ये जो बैठक है, ये जो कार्यक्रम है, ये किस पर जोर देती है या किसके बारे में ये जो है बैठक आयोजित की जा रही है? तो इसमें क्या है कि जो ये देश भाग लेंगे, जो विशेषज्ञ भाग लेंगे, वो भविष्य में सड़कों के निर्माण की तकनीकी के बारे में, सड़कों की डिजाइन के बारे में और सड़क सुरक्षा जैसे जो अहम विषय हैं उस पर अपनी राय देंगे, उस पर अपनी जो है बात रखेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। दोस्तों जो भारतीय सड़क कांग्रेस है, IRC है, ये देश में राजमार्ग इंजीनियरों की शीर्ष संस्था है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि IRC है क्या? इंडियन रोड कांग्रेस, ये देश में राजमार्ग इंजीनियरों की एक संस्था है। तो उसकी जो है बैठक आयोजित की जाएगी कहाँ पर? लखनऊ में। और कौन कौन भाग लेगा? तो यहाँ पर आपने देखा। और उद्देश्य क्या है? तो जो इसमें से विशेषज्ञ भाग लेंगे वो सड़क की डिज़ाइन है, सड़क के निर्माण की तकनीकी है और सड़क सुरक्षा जैसे जो अहम मुद्दे हैं उस पर वो अपनी राय देंगे, उस पर अपनी बात रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश की किस स्थानीय पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभी जो है अपना दल, जो ये स्थानीय पार्टी है, इसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टी है अपना दल सोनेलाल, अपना दल S, इसे जो है चुनाव आयोग ने स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया है। अब इसे दर्जा मिलने से क्या होगा? तो इसे दर्जा मिलने से क्या होगा कि ये जो पार्टी है वो अपना चुनाव चिन्ह चुन सकेगी और जो पार्टी को सुविधा दी जाती है वो भी इस पार्टी को मिलने लगेगी, क्योंकि अभी तक ये स्थानीय पार्टी थी और अब ये जो है एक राज्य स्तरीय पार्टी हो गई है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। तो इसे जो सुविधाएं दी जाएंगी वो भी इसमें बढ़ जाती हैं। दोस्तों ये जो पार्टी है वो किसकी है? तो अनुप्रिया पटेल, आपने नाम सुना होगा, तो उनकी ये पार्टी है। और उन्होंने बताया कि जो ये पार्टी है वो सोनेलाल पार्टी, तो सोनेलाल पटेल के त्याग और संघर्ष का ये परिणाम है। उसी के चलते जो है इसे राजनीतिक दल का, जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, इसे दर्जा दिया गया है। दोस्तों ये जो पार्टी है इसे 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके प्रदर्शन के आधार पर ये दर्जा दिया गया है और चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर जो ये पार्टी है उसे जानकारी दी गई है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि कौन सी पार्टी जो है स्थानीय पार्टी है जिसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे अपना दल सोनेलाल। और अब जब इसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया गया तो इससे क्या होगा? तो ये जो पार्टी है वो अपना चुनाव चिन्ह चुन सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने दिव्यांगों को पदोन्नति में आरक्षण में 3% से बढ़ाकर के कितने फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 4%। दोस्तों केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जो दिव्यांगजन हैं उनकी पदोन्नति में 4% आरक्षण देने का जो शासन आदेश है वो जारी कर दिया गया है। और दोस्तों ये जो 4% आरक्षण है वो किन पदों पर दिया जाएगा? तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, समूह गा से गा तक, समूह गा से खा और समूह खा से का के जो नीचे स्तर के पद हैं, जो निचले पायदान के पद हैं जिसमें सीधी भर्ती का अंश जो है 75% से अधिक नहीं होगा, तो उन पदों में 4% रिक्तियां दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश में भी दिव्यांगजन हैं उन्हें पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया जाएगा। और किस पदों पर दिया जाएगा? तो जैसे समूह घा से गा के, समूह गा से खा के और समूह खा से का के जो निचले पायदान के पद हैं उनमें ये आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दिव्यांगों को पदोन्नति में 4% आरक्षण देने का जो शासन आदेश है वो हमारे उत्तर प्रदेश में भी जारी कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में किस भारतीय से जुड़े स्थल पादांग को, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा स्थल है? पादांग। इसे जो है 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है ये स्थल। दोस्तों ये जो स्थल है वो सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। कौन सा स्थल है, ध्यान रखेंगे, पादांग। है कहाँ पर, तो ये सिंगापुर में है। ठीक है, तो सिंगापुर में अभी क्या हुआ कि 9 अगस्त 2022 को इसे जो है 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है और ये जो स्थल है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने जो ये स्थल है पादांग, यहाँ से 1943 में, कब, 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था यहीं से। और 9 अगस्त 2022 को जो सिंगापुर है वो अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है और इसी मौके पर जो है इस स्थल को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों ये जो स्थल है यहाँ पर भारतीय सिपाहियों ने अपना पहला शिविर भी स्थापित किया था और इस स्थल से जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के हजारों सिपाहियों को कई बार संबोधित भी किया था। और युद्ध के बाद नेताजी ने पादांग के दक्षिण में आज़ाद हिंद फौज स्मारक स्थल स्थापित किया था। ठीक है, तो ये जो स्थल है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, तो ये यहाँ पर आपने देखा कि 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। इसके अलावा जो भारतीय सिपाही हैं उन्होंने अपना पहला शिविर भी स्थापित किया और इसके साथ ही जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के हजारों सिपाहियों को कई बार यहाँ से संबोधित किया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो स्थल है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे, सिंगापुर में ये स्थित है। और किससे जुड़ा हुआ है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। और अभी जो है इसे 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम को शुभारंभ किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। दोस्तों भारतीय जो सेना है उसने 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, किसके सहयोग से, ध्यान रखेंगे, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से कौन सा कार्यक्रम है, हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम, इसका शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है, ये जो कार्यक्रम है क्यों किया गया है, तो ये जो पहल है ये रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सीमा पर सैनिकों की जो आवश्यकता है उनको देखते हुए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमता विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो सीमा पर जो सैनिक है उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और ड्रोन को, जो ड्रोन क्षमता है उसे विकसित करने के लिए इसे जो है शुरू किया गया ताकि जो ड्रोन पारिस्थितिकी है, जो ड्रोन सुविधा है उसे प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम ये किसने शुरू किया, तो भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला। तो ये खिताब मिला है सुनील छेत्री को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दोस्तों राष्ट्रीय टीम के जो कप्तान हैं सुनील छेत्री, कौन है, सुनील छेत्री, इन्हें जो है साल 2021-22 के सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। और महिला वर्ग में देखा जाए तो किसे चुना गया, तो मनीषा कल्याण को महिला वर्ग में ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक मिनट, मनीषा कल्याण को। ठीक है दोस्तों, ये जो सुनील छेत्री हैं इन्हें 7वीं बार ये पुरस्कार मिला है, जबकि जो मनीषा हैं इन्हें ये पहली बार दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे, सुनील छेत्री को 7वीं बार। अब इससे पहले अगर देखें कि सुनील छेत्री हैं इन्हें कब कब ये सम्मान दिया गया है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो सम्मान है, तो इनसे पहले इन्हें सबसे पहले 2007 में दिया गया था, इसके बाद 2011 में दिया गया, इसके बाद 2013 में दिया गया और इसके बाद 2014, इसके बाद 2017, इसके बाद 2018-19 में ये सम्मान इन्हें मिल चुका है और अभी जो है ये सम्मान इन्हें दिया गया है जो कि 7वीं बार है। दोस्तों ये जो सुनील छेत्री हैं 38 साल के हैं और सबसे अधिक बार ये खिताब हासिल करने वाले ये भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 2021 और 22 का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का जो खिताब है वो किसको दिया गया है, तो सुनील छेत्री को। और ध्यान रखेंगे आप किसका, तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF का। और महिलाओं की बात की जाए तो महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को। अब यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये सुनील छेत्री हैं, इस ओर ये सुनील छेत्री हैं और ये हैं मनीषा कल्याण।
अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम 2022 के समापन समारोह में कौन से चैंपियन भारत के ध्वजवाहक रहे? तो निखत जरीन और अंचत शरत कमल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। तो ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो है बर्मिंघम 2022 जो खेल आयोजित किए गए थे उसमें समापन समारोह में ये ध्वजवाहक रहे भारतीय के। दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जो निखत जरीन हैं और इसके अलावा जो टेबल टेनिस स्टार अंचत शरत कमल हैं, ये जो है बर्मिंघम जो आयोजित किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 उसमें जो है ये समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ध्वजवाहक कौन रहे समापन समारोह में। तो ध्यान रखेंगे आप कौन से, निखत जरीन और अंचत शरत कमल। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो यानी कि डेफ एक्सपो 2022 का जो 12वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, जो भू आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की जो प्रमुख प्रदर्शनी है डिफेंस एक्सपो, तो इसका जो 12वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच। कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों, जो डेफ एक्सपो है यानी कि डिफेंस एक्सपो है, ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और वर्ष 2025 तक 5 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। और रक्षा क्षेत्र में यह एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। कौन सा? डिफेंस एक्सपो। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जो डिफेंस एक्सपो 2022 आयोजित होगा, जो 12वां संस्करण ये आयोजित किया जाएगा 2022 में, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर में। और कब से कब तक? तो 18 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम, कौन सी स्कीम है? प्रवास मार्केट लिंकेज स्कीम। तो ये जो स्कीम है किस राज्य में शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जो अभिनव मार्केट लिंकेज योजना है, ये जो योजना है तो इसे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है, इसीलिए इसको शुरू किया गया। दोस्तों, ये जो योजना है किस तरह से ये जो है वर्क करती है? तो सरकार ने यह योजना जम्मू कश्मीर के जो कृषि और बागवानी क्षेत्र के बाजार है वहाँ तक आसान पहुंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के फल हैं उन्हें हवाई मार्ग से भेजने पर 25% की सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि जो योजना है अभिनव मार्केट लिंकेज योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर ने इसे शुरू किया है। उद्देश्य क्या है? तो किसानों की, जो जम्मू कश्मीर के किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे, अगर अभिनव मार्केट लिंकेज योजना कहा जाए तो भी ये जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, और अगर आपसे प्रवास मार्केट लिंकेज योजना कहा जाए तब भी ये जम्मू कश्मीर में ही होगा, क्योंकि इसका जो शुभारंभ है वो परवाज में, जम्मू कश्मीर में जो परवाज है वहाँ पर इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो प्रदीप पटवर्धन थे ये अभिनय से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, और यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रदीप पटवर्धन थे ये एक अभिनेता थे और ये मराठी अभिनेता थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मराठी अभिनेता थे। तो 9 अगस्त 2022 को इनका निधन हो गया। कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। दोस्तों, ये जो प्रदीप पटवर्धन है इनकी कुछ फिल्में हैं जो कि काफ़ी प्रमुख रहीं, तो वो ध्यान रखेंगे। जैसे चश्मे बहादुर है, चश्मे बहादुर, और एक शोध, और कौन सी है? चश्मे बहादुर, एक शोध, और मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो है, ये इनकी फिल्में। तो ये जो फिल्में हैं इनके लिए इन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि ये इनकी जो फिल्में काफ़ी प्रमुख रहीं। दोस्तों, ये जो प्रदीप पटवर्धन है इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर? तो मुंबई में इनका जन्म हुआ और वहीं पर इनका पालन पोषण भी किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रदीप पटवर्धन का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक मराठी अभिनेता थे। तो दोस्तों, ये थे 12 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था
कि हाल ही में जारी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पानी के सैंपल की जांच के मामले में जो उत्तर प्रदेश है वो देश में किस स्थान पर रहा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, पहले स्थान पर। जो हमारा प्रदेश है ये पहले स्थान पर है। किस रिपोर्ट में, ध्यान रखेंगे, जो जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट है यानी कि पानी के सैंपल की जांच में, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौन सा रेडियो चैनल लॉन्च किया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों को जो है रिस्पॉन्स देना है वीडियो पे, आप लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी इसमें लगता है कि इंप्रूवमेंट किया जा सकता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।